A very good morning to all of you. Welcome to online classes of St. Wilfrid's College of Law. Today I am going to discuss about the topic on institution of suit, which is consists of section 26 and along with the order 4. Institution of suit, वाद का संचित किया जाना कि वाद किस तरह से लाया जाएगा, कहाँ पर लाया जाएगा और कौन किसके सामने लाया जाएगा और किसके द्वारा लाया जाएगा। वाद दाखिल करने के लिए या वाद दायर करने के लिए, सूट फाइल करने के लिए सेक्शन 26 को समझना ज़रूरी है। सेक्शन 26 जो प्रिंसिपल बताता है और उसी का प्रोसीजर जो ऑर्डर 4 में दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही हम सेक्शन 26 के साथ ही ऑर्डर 4 और ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 ये भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नाउ सेक्शन 26 सेज एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, प्रत्येक वाद संचित किया जाएगा। किस तरह से? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, वाद पत्र को प्रेजेंट करके, उसको प्रस्तुत करके। वाद पत्र क्या है? वाद पत्र जो कि ऑर्डर 7 में दिया गया है कि वाद पत्र के पर्टिकुलर्स क्या होंगे, किस तरह से वाद पत्र का फ्रेमिंग होगा, उसका किस तरह से उसकी रचना होगी, किस तरह से वाद पत्र वादी के द्वारा लिखा जाएगा। वाद पत्र जो है वादी के द्वारा तैयार किया गया स्टेटमेंट है। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मीन्स कि प्लेंट के द्वारा किया जाएगा या फिर ऐसा कोई मैनर, ऐसा कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है, परफॉर्मा दिया हुआ है, उसको फिल करके वाद इंस्टीट्यूट किया जाएगा। लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन, जहाँ पर एप्लीकेशंस भी दी जाती हैं, तो हम सेकंड पॉइंट कह सकते हैं कि इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कि अगर वहाँ पर एप्लीकेशन भी दी जाएगी उसके रिगार्डिंग तो उसको एक प्लेंट ही मान लिया जाएगा, शैल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेंट। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, ये समझ में आ गया आप लोगों के कि कोई भी वाद है वो वाद पत्र प्रस्तुत करके ही दिया जाएगा, दाखिल किया जाएगा। और अगर वाद पत्र का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो एनी अदर सच मैनर विच मे बी प्रेस्क्राइब बाय द एक्ट, अदर एक्ट विच एग्जाम्पल गिवन इज हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जहाँ पर कोई आवेदन भी वाद पत्र की तरह समझा जाएगा। नाउ इन कंटिन्यूड, व्हाट इज प्लेंट? वाद पत्र है क्या? प्लेंट इज अ डॉक्यूमेंट और एवरमेंट ऑफ by the plaintiff at the time of institution of suit, यानी कि वाद पत्र एक ऐसा दस्तावेज है या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट है, एवरमेंट है, जिसमें सब बातें लिखी हुई हैं कि वादी को किस तरह से क्या डैमेज हुए हैं और किस तरह से उसको रिलीफ चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें वाद पत्र में लिखी होती हैं। इट प्रोवाइड्स कॉज ऑफ एक्शंस, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ द सूट, यानी कि वाद पत्र में सब कुछ दिया हुआ होता है। कॉज ऑफ एक्शन, किस कारण से वाद दाखिल किया जाना है, उसका कारण क्या है, उसका जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, जिस वाद को जिस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तो उसका क्षेत्राधिकार है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाए है। और वैल्यूएशन ऑफ सूट, क्योंकि जो वाद है उसका वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जिसको क्षेत्राधिकार डिसाइड किया गया है, विच हैड ऑलरेडी डिस्कस इन सेक्शन 15 to 20 प्लेस ऑफ सुइंग, जो कि हमने पढ़ा है 15 से 20 में कि वाद करने का स्थान। तो वाद करने का स्थान जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द पेक्युलर जुरिडिक्शन, अकॉर्डिंग टू द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अकॉर्डिंग टू द अपीलेट और ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ सुइंग। तो यहाँ पर प्लेंट जो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वैल्यूएशन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन और जुरिडिक्शन सब दिए गए हैं बाय द प्लेंटिफ। तो दो पार्टीज़ हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। वाद पत्र जो है प्लेंटिफ, जो कि प्लेंट है, वो प्लेंटिफ के द्वारा दिया जाएगा और सेक्शन 26 में प्रोसेस, इसका प्रिंसिपल बताया गया है किस तरह से ये होगा। लेकिन ऑर्डर क्या डिफाइन कर रहा है? ऑर्डर इसका प्रोसीजर डिफाइन कर रहा है। ऑर्डर कह रहा है कमेंसमेंट ऑफ सूट, वाद कब स्टार्ट होगा, जबकि जो इंस्टीट्यूट किया जा रहा है प्लेंट,
उसको कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, वो ऑर्डर 4 बता रहा है। प्रोसीजर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, किस तरह से वाद संचित किया जाएगा, फाइल किया जाएगा। नाउ ऑर्डर 4 रूल 1 डिफाइन एवरी प्लेंट शेल बी फाइल्ड in duplicate and to the court or such officer as appointed by the appropriate authority in this behalf। हर वाद जो कि 2 कॉपीज़ में होगा। अब यहाँ पर वाद को जो ऑर्डर 4 है उसमें कहा गया है कि हर वाद 2 कॉपीज़ में होगा। एक कॉपी जो है न्यायालय के पास रहेगी, कोर्ट अपने पास रखेगा और रिकॉर्ड के लिए, और दूसरी कॉपी जो है वो वादी को दे दी जाएगी। अब यहाँ पर इन डुप्लीकेट मीन्स 2 कॉपीज़ में होगा और किसके सामने रखा जाएगा, शैल बी फाइल्ड बिफोर टू द कोर्ट ऑफ द competent jurisdiction and or such officer as may be appointed by the appropriate authority। यानी कि उस अधिकारी के सामने या उस न्यायालय के सामने जिसको उस वाद को सुनने की अधिकारिता है, तो वहाँ पर वो वाद पत्र 2 प्रतियों में फाइल किया जाएगा। Now plaint shall comply with order 6 and order 7 which already mentioned कि जो plaint है वो order 6 को फॉलो करेगा। ऑर्डर 6 में क्या दिया गया है, हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। ऑर्डर 6 में दिया हुआ है प्लीडिंग, यानी कि अभिवचन। और अभिवचन क्या होते हैं, अभिवचन प्लीडिंग मीन्स एनी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी वाद पत्र या लिखित कथन। प्लेंट विल बी गिवन बाय द प्लेंटिफ, वाद पत्र जो है वादी के द्वारा दिया जाएगा। और जो रिटन स्टेटमेंट है जो कि जवाबी कथन है, जो वाद पत्र दायर किया गया है उसके बदले में डिफेंडेंट के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा जो उसका जवाब दिया गया है या जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेंट, तो उसको रिटन स्टेटमेंट में बताया गया है। तो प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। नाउ ऑर्डर 7 टॉक्स अबाउट द ओनली प्लेंट, कि प्लेंट कैसे स्टार्ट होगा, उसमें क्या उसके कंटेंट रहेंगे, उसका रिटर्न, उसका जो हम इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। सेक्शन 26 में कौन कौन से ऑर्डर इंक्लूड्स किए गए हैं। तो सेक्शन ऑर्डर 4 ये कह रहा है कि एवरी प्लेंट शैल बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट बिफोर टू द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन और एंड सच ऑफिसर एज अपॉइंटेड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड इट शैल कंप्लाई विथ ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 एंड एवरी फैक्ट्स टू बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। यानी कि हर जो भी फैक्ट है, ये जो सेक्शन 26 भी ये कहता है कि जो भी फैक्ट हैं वो एफिडेविट से वेरीफाइड किए जाएंगे। अब एफिडेविट से वेरीफाइड करना दैट इज़ ये जो है 1999 का अमेंडमेंट हुआ था उसमें इंक्लूड किया गया है कि जो भी फैक्ट दिए जाएंगे प्लेंटिफ के द्वारा, उन सब फैक्ट को उसके साथ में एक एफिडेविट लगाना होगा, शपथ पत्र लगाना होगा। ना रूल 2 ऑर्डर 4 रूल 2 डिफाइन द एंट्रीज ऑफ प्लेंट शैल बी मेड इन रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। यानी कि वाद कब संचित माना जाएगा, their institution of suit and presentation of suit both are different। वाद प्रस्तुत करना और वाद संचित किया जाना दोनों अलग चीज़ें हैं। वाद संचित किया जाएगा जबकि वो प्लेंट जो भी वाद पत्र है वो रजिस्टर में एंट्री कर लिया उसकी। रजिस्टर कौन सा है, रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। वहाँ पर जिस डेट को वो आया है, जिस ईयर में वो आया है, वो सब चीज़ मेंशन होगी कि भाई इस ईयर में ये वाद संख्या इस तरह से दी गई है। जब तक वो एंट्रीज नहीं होती है पर्टिकुलर रजिस्टर में जो कि सिविल सूट का रजिस्टर है, तब तक वाद को इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 4 रूल 2 कि एंट्रीज ऑफ प्लेंट शैल बी मेड इन रजिस्टर ऑफ सिविल सूट, और वाद को प्रेजेंट किया जा रहा है उस वाद पत्र को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7। नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट comply with section 26 and order 4 but includes in other orders there are. Before that we have to discuss order 6 rule 15, section 26, order 4 rule 1, order 4 rule 2
एंड ऑर्डर 6 रूल 15, ऑर्डर 6 रूल 15 क्या कहता है? इट्स अबाउट सम वेरीफाइड सब प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6 हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे प्लीडिंग्स के लिए कि प्लीडिंग्स में क्या क्या होने चाहिए, कि प्लीडिंग मतलब रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट, तो प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सब ऑर्डर 6 में दिया हुआ है। तो ऑर्डर 6 का रूल 15 ही कह रहा है वेरीफाइड द प्लीडिंग, यानी कि जो भी प्लीड्स किया गया है, जो भी लिखा गया है, उसको वेरीफाइड किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? पार्टीज़ के द्वारा। जो भी परफॉर्मा बनाया गया है वो पैराग्राफ में दिया जाएगा, और पैराग्राफ जो होगा उसके फुट नोट में इस तरह से लिखा जाएगा, सपोज कि ये प्लेंट है, इस प्लेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट का नाम आएगा, जैसे कि सेक्शन 15 से 20 में हम पढ़ चुके हैं प्लेस ऑफ सुइंग, कि किस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट का नाम आएगा, वाद संख्या आएगी, वादी और प्रतिवादी का नाम आएगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं इतना बता रही हूँ कि ऑर्डर 6 रूल 15 ये कह रहा है वेरीफाइड द प्लीडिंग। तो प्लीडिंग के लिए जो भी पैरा दिया गया है, सपोज इसमें 10 पैरा दिए गए हैं, तो वादी को ये बताना होगा कि स्टार्टिंग के 2 पैराज, पैरा नंबर 1 एंड 2 शुड बी वेरीफाइड ऑफ हिज ऑन नॉलेज, यानी कि उसके खुद की नॉलेज में वो वेरीफाइड सत्यापित हैं, और रिमेनिंग जो है 3 से लेके 9 तक जो भी हैं उसके लिए उसने जो भी वेरिफिकेशंस के लिए जो भी उसने इंफॉर्मेशन रिसीव की है और इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू, यानी उसको लगता है कि वो उसके जानकारी में सही है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसको लिखा जाएगा कि इस पैराग्राफ 3 से लेके 9 तक के जो भी हैं वो मेरी जानकारी में और मेरी प्राप्त सूचना के अनुसार वो वेरीफाइड हैं। तो ये सब चीज़ें मेंशन की जाएगी, और उसके बाद में उस प्लेंट में नीचे पार्टीज़ के सिग्नेचर होंगे और डेट मेंशन होगी। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए सेक्शन 26 प्रिंसिपल बता रहा है, ऑर्डर 4 ये इंक्लूड कर रहा है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन किया जाएगा और क्या क्या उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए। बट ऑर्डर 6 रूल 15 ये बता रहा है कि उसमें और भी क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए जिस तरह से वो प्लेंट अच्छे से न्यायालय के पास पहुँच सके और रिजेक्ट ना हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि अगर प्लीडिंग को वेरीफाई कर दिया गया है, तो अगर वेरीफाई ना किया जाए, अगर उसको वेरीफाइड ना किया जाए, अगर वो नीचे ये चीज़ ना लिखे फुट नोट में कि भाई पैरा 1 एंड पैरा 2 इज वेरीफाइड एट इज माई ऑन नॉलेज, बट सेक्शन 3 जो 9 है वो वेरीफाइड है जो मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ वो ना लिखे, तो क्या प्लेंट रिजेक्ट होगा? इसका रीज़न यही है कि जो कोर्ट ऑफ ऑफिसर जो है जिसके पास प्लेंट गया है, वो यही कहेगा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए। वो इसको टाइम देगा कि विद इन द टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड, आप इस प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं, इसको संशोधित कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने प्लीडिंग्स को वेरीफाइड नहीं किया है तो द प्लेंट विल नॉट बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट नहीं होगा, और उसके लिए अमेंडमेंट के लिए कोर्ट ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा कुछ टाइम दिया जाएगा। ये जो डिस्कशन हुआ था, ये केस हुआ था भीखाजी केशव जोशी वर्सेस ब्रिजलाल नंदलाल। मैं केस रिपीट कर रही हूँ एक बार, भीखाजी केशव जोशी वर्सेस ब्रिजलाल नंदलाल। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई भी प्लेंट जो कि वेरीफाइड नहीं किया गया है तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, और कोर्ट ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा उसको पार्टी को एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको अमेंड करने का टाइम दिया जाएगा। नाउ द सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ एफिडेविट। अब हमने कहा कि ऑर्डर 4 रूल 1 ये कहता है एवरी फैक्ट्स टू बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। अगर एफिडेविट नहीं लगाया तो क्या वो प्लेंट आगे सक्सेस होगा या रिजेक्ट होगा? तो ये कहता है कोर्ट द प्लीडिंग विल बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर एफिडेविट नहीं लगाया है तो प्लीडिंग जो प्लीड्स किया गया है, जो प्लेंट रखा गया है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये कहा गया है केस सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005। I repeat this case, Salem Advocate
बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एफिडेविट नहीं लगाया जाता है तो दिस इज़ डन बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ फ्राइवोलस सूट, यानी कि जो ऐसे सूट्स हैं जिनको सिर्फ प्लेंट कर दिया और आपने सत्यापित नहीं किया, शपथ पत्र नहीं लगाया है कि जो भी आपने और यहाँ पे दाखिल किया है सूट में, जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो भी यहाँ पे मेंशन किया है, तो क्या वो सही हैं, सत्य हैं, तो उनको वेरीफाइड करने के लिए ज़रूरी है कि एफिडेविट लगाया जाना चाहिए, शपथ पत्र लगाया जाना चाहिए। तो फ्राइवोलस सूट्स को रोकने के लिए, डिलेज रोकने के लिए और फॉल्स प्लीडिंग को रोकने के लिए एफिडेविट ज़रूरी है। Now section 26 include following provisions here are given. Now order 1 which relate to the parties of suit. Parties of suit means वाद के पक्षकार होंगे। पक्षकार कौन होंगे? वादी और प्रतिवादी, plaintiff and defendant. There must be of 2 parties, but किन्हीं केसेस में एक से ज़्यादा वादी भी हो सकता है और एक से ज़्यादा प्रतिवादी भी हो सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर 1, रूल 1 और रूल 3। वादियों का संयोजन जब एक से ज़्यादा वादी हो जाते हैं और प्रतिवादियों का संयोजन जब एक से ज़्यादा प्रतिवादी हो जाते हैं। रूल 1 इज टॉक अबाउट द जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड रूल 3 टॉक अबाउट द जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। इसी तरह से ऑर्डर 9 में दिया गया है जॉइंडर और नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। सॉरी, ऑर्डर 1 रूल 9 में दिया हुआ है। ऑर्डर 1 रूल 9 में नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। सो क्या रिजल्ट रहेगा? तो देयर मस्ट बी अ पार्टीज ऑफ सूट। ऑर्डर सेकंड डिफाइन फ्रेमिंग ऑफ सूट, वाद की विरचना। सबसे पहले स्टार्ट जो होगा वो ऑर्डर इस तरह से स्टार्ट होगा कि हम पार्टीज को तो देखेंगे, साथ में फ्रेमिंग ऑफ सूट की वाद की विरचना किस तरह से की जाएगी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 14। नाउ ऑर्डर 4 रूल 1, ऑर्डर 4 रूल 1 डिफाइंस द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। उसमें समय और स्थान दिया जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के लिए। और ऑर्डर 4 रूल 2 डिफाइन द टू वूम और बाय वूम द पार्टीज ऑफ बाय द इंस्टीट्यूशन बाय द इंस्टीट्यूटेड टू वूम और बाय वूम द प्लेंट्स बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि किसके द्वारा और किसको वो प्लेंट दिया जाएगा, संचित किया जाएगा, ये ऑर्डर 4 रूल 2 बता रहा है। ऑर्डर 7 जो पूरा मेंशन किया गया है, जिसको हम अलग अलग उसमें बांट सकते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 1 डिफाइन कर रहा है कंटेंट्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट। उसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे, क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, जो कि सेक्शन 15 से लेके 20 तक भी उसमें डिफाइन किया गया है। और ऑर्डर 7 रूल 2 से लेके 9 तक एडिशनल्स पर्टिकुलर्स होंगे, अतिरिक्त जो है उसकी विशेषताएं होंगी। ऑर्डर 7 रूल 10 विच डिफाइन द रिटर्न ऑफ प्लेंट, वाद पत्र को किस तरह से वापस लौटाया जाएगा, किन कमी के कारण वापस लौटाया जाएगा, वो सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 10 बता रहा है। और ऑर्डर 7 रूल 11 टू रूल 13 विच डिफाइंस अबाउट द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है ऑर्डर 7 रूल 11 के अकॉर्डिंगली। और ऑर्डर 43 रूल 1 इसमें अपील बताई गई है कि अगर कोई भी वाद जो ऑर्डर 7 रूल 10 में लौटाया गया है, रिटर्न किया गया है, तो उसके खिलाफ पार्टी ऑर्डर 43 रूल 1 में अपील कर सकती है। तो ये सारा प्रोसेस जो भी है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स का, जिसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 26, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 43, ये सब इसमें इंक्लूड हैं। तो ये सारा डिस्कस जो भी है, ये सारा सेक्शंस और ऑर्डर एक साथ पढ़ा जाएगा फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। It has been completed your lecture now. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.